नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। तो आशा है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो। अगर आप सुनते हैं और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता हो कि हम क्या आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और प्लीज़ कहानी शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हमें इससे बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की कहानी के बारे में बात करते हैं। आज की कहानी जगदीश गुप्ता की लिखी हुई है, जहाँ घोटिलो ताहाई सत्य। इसका मतलब है जो हो रहा है वही सत्य है। ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इस कहानी में ज्योतिष विद्या के बारे में बताया गया है, ज्योतिषी के बारे में बताया गया है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहाँ घोटिलो ताहाई सत्य। राधा माधव बाबू हिंदी ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिस वजह से उन्होंने ज्योतिष विद्या का कुछ सामान खरीद के खुद ही कुछ समय ज्योतिष शास्त्रों का अनुशीलन किया था। इसलिए शुद्धि दीपिका, ज्योतिष तथ्य, ज्योतिष प्रकाश, ज्योतिष रत्न, जातक चंद्रिका, विस्तृत बृहस्पति व ज्योतिष ग्रंथ के जो सार हैं उनका थोड़ा ही सही पर ज्ञान रखते हैं। उसके साथ साथ शुद्धो दीपिका भी पढ़ा है। ज्योतिष के ज्ञानी ये अच्छे से जानते हैं कि ये ग्रंथ ज्योतिष विद्या के पुराने ग्रंथों में से है। गोविंदानंद व राघवाचार्य दोनों के द्वारा सरल अनुवाद के कारण शुद्ध दीपिका बहुत ही सरल था समझने में। राधा माधव कभी कभी बड़े उत्साह और ध्यान के साथ राशिफल की गणना में मग्न हो जाते थे। राधा माधव के छोटे भाई बेनी माधव और कुंज माधव अपने दोस्तों में अपने दादा के बुद्धिमत्ता व ज्योतिष विद्या के ज्ञानी होने की बातें करते हैं, पर वो सब सुन के कोई हाथ दिखाने या कुंडली दिखाने नहीं आता। शुक्र है नहीं आता। अगर आते तो वो मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि गणना के सहारे भविष्य बताना बहुत मुश्किल है, जो वो खुद भी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ उनकी गणना बिल्कुल सही होगी वो भी ये पक्का नहीं कह सकते। ये सिर्फ श्री ज्योतिष अर्णव प्रेम निवास भट्टाचार्य जी ही कर सकते हैं। तो चलिए उनकी बात ही करते हैं। राधा माधव ने बड़े अच्छे अंक के साथ बीए पास करके बहुत कम तनख्वाह में बैंक की नौकरी में लग गए। अब महीने में 100 रुपए तनख्वाह मिलती है। दोनों छोटे भाई कॉलेज में पढ़ते हैं। शादी उन्होंने जिस समय पर करनी चाहिए उसी समय पर ही की, पर एक विषय में समस्या आन पड़ी। पत्नी चंद्रिका की उम्र 15 से 23 हो गई है, पर उसका कोई बच्चा नहीं है। सास व उसके शुभ चिंतक इंतजार करते करते थक चुके हैं और राधा माधव इस विषय को लेकर बहुत परेशान हो गए। चंद्रिका का बच्चा होना अन्याय है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये बहुत बहुत बड़ा अन्याय है। शादी के लग्न से लेकर ऋतु, बार, तारीख, महीना चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि चंद्रिका के गर्भ में संतान संचार होना तय है, किंतु समय जो बीते जा रहा है। राधा माधव गुस्से में ये सोच रहे थे कि अपनी ज्योतिष विद्या की किताबें व कुंडली की तालिका को आग में जलाएं या नहीं। ऐसे समय में वो चौंक गए जब उन्होंने सुना कि चंद्रिका गर्भवती है, तो वे अपराधी होते होते भाग्यवश बच गए। चारों तरफ खुशी और उल्लास के बीच में चंद्रिका ने एक पुत्र संतान जन्म दिया। ज्योतिष अर्णव उस समय उपस्थित थे। बच्चे की भाग्य गणना की बहुत सारी गणना करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे व अपने परिश्रम का फल बताया। वैसे तो बहुत कुछ बताया, पर सरल भाषा में कहें तो बच्चा पुण्यवान, अहिंसक व धनवान बनेगा। और उम्र? राधा माधव की आवाज में उत्साह और आग्रह की ध्वनि सुनाई दी। जैसे संतुष्ट देवता अपने भक्त को वरदान देते हैं, वैसे ही ज्योतिष अर्णव बोले, हाँ हाँ, दीर्घायु है, 80 के ऊपर की। राधा माधव की चिंता दूर हुई, पर ज्योतिष अर्णव की गणना सही है या नहीं उसके प्रमाण में अभी समय है। लड़के की उम्र अभी सिर्फ 18 महीने है, पर लड़का शायद वैसा नहीं है जैसे उसके बारे में बताया गया। वो चोरी करके बतासा खाना सीख गया है।
18 महीने बाद ज्योतिष अर्णव आज फिर आए हैं। इतने समय में ही चंद्रिका दूसरी बार गर्भवती हुई है और वो इस समय प्रसव पीड़ा भोग कर रही है। राधा माधव बहुत ही सटीक गणना चाहते हैं। उसके लिए वो परिश्रम व खर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। उसको सोचकर ही इस बार वो आयोजन करने में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि ज्योतिष अर्णव का उपवास भी रखवाया। वह सफेद कपड़े पहनाए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यही लिखा है। इस प्रकार के उपवास रखवाने के लिए ज्योतिष महाशय को ज्यादा व संतोषजनक दक्षिणा दी जाएगी, इसका आश्वासन भी दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, 3 घड़ियां लेके आए हैं राधा माधव। एक तो उनका है, महंगा न होने के कारण उनको उस पर विश्वास नहीं है। भरोसा करने के लिए वो एक पॉकेट घड़ी अपने एक मित्र से मांग कर लाए हैं, जो लगभग 300 रुपए का होगा, पर अभी भी कुछ कम है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अपने मोहल्ले में जान पहचान वाले से एक दीवार घड़ी ले आए हैं। वो और ज्यादा महंगी है और सही समय दिखाती है, इसलिए उसके मालिक ने बार बार ठीक से रखने को बोला है। ये तीनों घड़ी स्टेशन और डाकघर से मिलवा के लाए हैं और ये ध्यान रखा है कि तीनों घड़ी 1-1 सेकंड तक समान चले। घड़ी ना होके अगर इंसान होते तो उनका ऐसे कठिन परीक्षा लेना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती, एवं बार बार राधा माधव को उनकी तरफ देखना उनको पसंद नहीं आता। सबसे महंगी वाली घड़ी ज्योतिष अर्णव के सामने लगी है। ज्योतिष अर्णव और कितनी देर तक ही घड़ी पे नजर रख सकते हैं। पहले बेटे के समय भी राधा माधव ने ऐसे ही इंतजाम किए थे। समय को लेके वो ऐसे ही सतर्क थे। इस बार भी ज्योतिष अर्णव के सामने घड़ी लगाने के अलावा उनके हाथ के पास कागज और पेंसिल रख दिया है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो और खबर सुनते साथ ही ज्योतिषी को जो करना चाहिए वो कर सके। दाई माँ को भी बोल दिया गया है, बच्चे के जन्म लेते साथ ही बताया जाए, 1 सेकंड की भी देर ना हो। सच में राधा माधव की व्यवस्था काबिले तारीफ है। ज्योतिष अर्णव पातिका चक्र अंकित करके आराम से इंतजार करने लगे। जातक के जन्म के समय ही राशि चक्र में जिस जिस राशि में ग्रह व लग्न स्थित है, वो सब ग्रह और लग्न पातिका चक्र में वैसे ही अंकित करके जातक के शुभ और अशुभ के बारे में सोचेंगे। राधा माधव ने इन सब में उनकी मदद भी की है। सब चुप हैं, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है और प्रसव गृह के अंदर से दर्द में करहाने की आवाज आ रही है, पर उससे किसी को परेशानी नहीं है। ছেলে হয়েছে গো। संवाद मिलते साथ ही सब हरकत में आ गए। राधा माधव उठ के प्रसव गृह की तरफ एक ज्योतिष अर्णव सिर उठा के सामने टंगी घड़ी की तरफ देखा। ठीक है, 8:18। राधा माधव भी घड़ी की तरफ देखने लगे और उसके बाद अपने घड़ी की तरफ देखा। सच में 8:18 ही है। शंख बज उठा, हल्की बातचीत शुरू हो गई, लेकिन ज्योतिष अर्णव तब तक गणना में मग्न हो गए हैं। परेशान राधा माधव उनकी तरफ झुका हुआ है। बहुत देर से सोचने और कड़े फैसले के बाद ज्योतिष अर्णव बोले, शुभ है। कोई दोष? कुछ नहीं है। मातृ दृष्टि? अरे छी 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 छी, सर्वनाश। ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्य को सोचना भी नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने बाकी की चीजें बता के उठ खड़े हुए। राधा माधव ने प्रणाम करके और उचित दक्षिणा देके वह सभ्य सहकारी की तरह पीछे पीछे उनको रास्ते तक छोड़ कर आए। अभी तो सब बताना संभव नहीं है, और कुंडली तो बनेगी ही, तभी सब कुछ समझा दूंगा। ये बोल के ज्योतिष अर्णव चले गए। ज्योतिषी में विश्वास और ज्योतिष अर्णव पर विश्वास राधा माधव के लिए नया नहीं है।
ये बहुत समय से ही है। इसलिए ही राधा माधव के पहले पुत्र के जन्म के समय भी यही आचार प्रतिपालन किया गया था। घोंटू उर्फ जशोदा रंजन की कुंडली भी ज्योतिषी ने ही बनाया था, जिसमें सब अच्छा था। ज्योतिष अर्णव ने बताया था कि जिस महान मानव की प्रतिभा व व्यक्तित्व लेके जशोदा रंजन ने जन्म लिया है, सारे विपत्ति और विघ्नों को दूर करके वैसी ही ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ज्योतिष अर्णव की कुंडली इस बारे में निसंदेह है। राधा माधव की माँ महामाया विचारशील है, पारंपरिक रीति रिवाज के हिसाब से ही चलती है, तभी उन्होंने बतासा और सौंदेश मंगवा के रखा था। वहां का काम करके यहाँ आई। बड़े पुत्र घोंटू को प्यार से पास बुला के उन्होंने उसे घूस दी, वही संदेश और बतासा उसे खाने के लिए दिया, ये बोल के कि भाई लाया है तुम्हारे लिए। भाई लाया है मेरे लिए। खा लेता हूँ। अच्छा सोना, भाई को प्यार करोगे ना? हाँ करूँगा। कितना प्यार करोगे? बहुत सारा। बहुत सारा? बहुत सारा। मेरे पास रहोगे ना आज रात? माँ के पास जाने का तो नहीं बोलोगे? नहीं। लोग खींचेले। सब मिलके इस बात को लेके चर्चा, उल्लास और खुशी जाहिर कर रहे थे। घोंटू को सतर्क किया, लोभ दिखाया, उसको अच्छे से समझाया। उसको चारों तरफ सब मिलके जैसे नृत्य करने लगे। उसकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं कर पाया, एवं क्यों नहीं कर पाए उसको भी लेकर सबने आलोचना की। बहुत बदमाशी करेगा ये भी सोचा, अर्थात घोंटू को लेकर उनकी पारिवारिक आनंद और बढ़ने लगा। पर सिर्फ 18 महीने का लड़का घोंटू इन सबको अचंभे में डाल दिया। सब चौंक गए। उसका धैर्य देख के माँ के पास वो एक बार भी जाने की बात नहीं करता। रोना, मुंह फुलाना, जिद, वो कुछ भी नहीं करता। फिर भी उसकी माँ जो उस कमरे से बाहर आएगी और उसे गोद में लेगी, ये भरोसा उसे बार बार दिया जाता है। उसके चाचा उसकी विपत्ति को समझते हुए दया के भाव से उसे नई नई जगह पे घुमाने ले जाते थे, नए खिलौने दिलाते। चाचाओं के गोदी में वो प्राय रहता है, माँ के बारे में दादी से बात करता है। अतुर घर के दरवाजे पे बुला के उसे छोटा भाई दिखाया जाता है। छूने की कोशिश करने पे भाई को हटा लिया जाता है और बोला जाता है, मत छुओ। आतुर घर से चंद्रिका बुलाती है, घोंटू, घोंटू, आ लाऊं। आने की जरूरत नहीं है, वहीं से सुनो। कल सौंदेश खाया था, कैसा था? अच्छा था। और लाया है, खाएगा? ना। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं खाएगा? भूख नहीं लगी। ठाकुर माँ के पास रखा है, भूख लगने पे मांग के खा लेना, ठीक है? अच्छा। माँ, आपने सुना? सुने छी। बच्चा बहुत सुंदर है, जैसे मक्खन का गोला। बड़ा बेटा घोंटू भी देखने में बहुत सुंदर है। चंद्रिका के लड़के घर की शोभा है और समृद्धि है। ऐसे ही उनके सुकमल चेहरा देखते साथ ही सीने से लगाने का दिल ना करे, ऐसा कोई इंसान नहीं है। घर पर जैसे रोज उत्सव है। नवजात शिशु की देखभाल करने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी। सब जैसे एक दूसरे से ज्यादा काम करना चाहते हैं। ज्योतिष तथ्य वरीदी व शुद्धो दीपिका दोनों किताबों को अलमारी में रखकर राधा माधव ने अपने पिता के मन को और सुकून पहुंचाया। 1.5 महीने कट गए। चंद्रिका आतुर घर से बाहर आ चुकी है एवं अच्छी है। घोंटू को लेके वो बहुत व्यस्त है। घोंटू को संतुष्ट रखना होगा और उसे दिखाना होगा कि उसे ही माँ ज्यादा प्यार करती है, नहीं तो घोंटू का मन और शरीर दोनों ही अस्वस्थ हो सकते हैं। अपने भाई को गोद में लेगा? है माँ। तो बैठ जा, आलती पालती लगा के बैठ। घोंटू आलती पालती लगा के बैठ जाता है। चंद्रिका छोटे बच्चे को उसकी गोद में धीरे धीरे रख देती है और ध्यान रखती है कि घोंटू ज्यादा प्यार करने की कोशिश ना करे। घोंटू ज्यादा प्यार करने की कोशिश करने पर वो रोकती है और हंसती है। राधा माधव
उसके दोनों भाई व उसकी माँ ये सब देख के खुश होती हैं। उनको उस समय लगता है परिवार से ज्यादा सुख कहीं नहीं। किसी किसी विषय में राधा माधव का मत बहुत मौलिकता भरा होता है। गंदे कपड़े, गंदे चादर उनको नापसंद है। ये बेशक मौलिकता नहीं है शायद, पर नापसंद होने का जो कारण वो बताते हैं वो मौलिकता भरा है। वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो व्यक्ति साफ सुथरा नहीं है उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति नहीं हो सकती। हिंदू संस्कृति को जान के इन चीजों से समझौता वो नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म से ही धर्म का ज्ञान मिलने के बाद भी इन चीजों की वजह से नष्ट हो सकती हैं। विशेष तौर पर शिशु को लेकर राधा माधव का मत और भयंकर है। उनके शरीर पर रंगीन कपड़े ही गंदगी हैं समझकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं रंग ही गंदगी है तो वो नहीं चलेगा। राधा माधव के धोबी का खर्चा बहुत है। छोटे बच्चे के लिए राधा माधव की माँ ने काथा सिला था, सफेद कपड़े के ऊपर काले धागे के साथ। अचानक राधा माधव की उस पर नजर पड़ने से राधा माधव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद करके चिल्ला उठे और बोले, माँ आपने ये क्या किया? काथा के ऊपर जैसे केचुए रेंग रहे हैं, फेंक दो इसे, फेंक दो। राधा माधव ने इस प्रकार के आदेश की वजह से रंगीन कपड़े इस घर में प्रतिबंधित हो गए। राधा माधव बोलते हैं, रंग मनोरंजन का उपकरण है बस, वो सिर्फ भ्रम पैदा करता है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण इतनी उन्नति कैसे कर पाए आपको पता है? वो इस वजह से कि वो सफेद रंग से प्यार करते थे, सफेद पहनते थे, वह सफेद फूलों से ही देवता की पूजा करते थे, इसलिए ही उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। पर अब सब कुछ गंदा है। पर राधा माधव की ऐसी सोच होने से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सुख से रहने के इनके पास बहुत सारे कारण हैं। यहाँ तक कि छोटा बच्चा सोया रहता है, उसको सोते हुए देख के भी उनको सुख और संतुष्टि मिलती है। उस दिन ऊपर वाले कमरे में छोटे बच्चे को सुला के चंद्रिका उसके पास ही सोई हुई थी। सुबह के 9:30 बज रहे थे। सोते हुए बच्चे के चेहरे पे जैसे चांद जैसी शांति और सूरज जितनी चमक है। घुंटू उसके पास ही बैठे बैठे अखबार के छोटे छोटे टुकड़े करके खेल रहा है। नीचे राधा माधव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। महामाया एक गिलास पानी लेके आई। ऑफिस जाने से पहले एक सिगरेट पी के एक गिलास पानी पीना राधा माधव की आदत है। माँ की तरफ देख के राधा माधव बोले, माँ शायद जल्द ही तनख्वाह बढ़ेगी मेरी। ये सब सुन के महामाया को लगा ये सब नए बच्चे की वजह से है। तनख्वाह का बढ़ना और नए बच्चे के जन्म में संबंध, ये सोचकर खुश होते हुए कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसी समय ज्योतिष अर्णव श्री प्रेम निवास भट्टाचार्य जी आए। माँ, खुशी बाद में मनाइएगा। हाँ जी, बस प्रणाम कर लूं। ये बोल के महामाया बाहर आई और पैर छूकर ज्योतिष अर्णव को प्रणाम किया और देखा कि ज्योतिष अर्णव का मुख बहुत उज्जवल है। आपके नाती की कुंडली तैयार कर ली है। मुझे इतनी अच्छी कुंडली बनाने का सौभाग्य काफी समय बाद मिला है। एक बार बनाया था मैंने एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण लड़के का। मैंने उनको बताया था कि वो राजा बनेगा। इस बात को उसके माता पिता ने महत्व नहीं दिया और मुझे बोले, क्या मजाक कर रहे हैं ज्योतिष महाराज। पर वो आखिरकार राजा बन ही गया। कैसे? ये सब बातें ऊपर चंद्रिका भी सुन रही थी। भविष्य को जानने की इच्छा किसे नहीं होगी। वो भी नीचे आ गई और घोंटू को बोल के आई, घोंटू बाबू तुम यहीं रहो, भाई के चेहरे पे अगर मक्खी बैठे तो उड़ा देना, ठीक है? अच्छा। चंद्रिका नीचे आके ज्योतिष महाराज को प्रणाम करके अपनी सास के बगल में खड़ी हो गई। ज्योतिष अर्णव तब बोले, एक जमींदार ने उसे गोद लिया। उसी जमींदार को बाद में जाके राजा का खिताब मिला। खिताब
जो है वंश परंपरा के हिसाब से चलता है। उसी जमींदार की अब मृत्यु हो गई है, पर लड़का अभी नाबालिग है। जब वो वयस्क हो जाएगा तो राजा की उपाधि उसे मिल जाएगी। सब कुछ भगवान करवाते हैं माँ, सबके करता धरता वही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चंद्रिका भी मन मन में इस बात को मानती है। राधा माधव व उसके भाइयों ने भी हामी भरी। ज्योतिष अर्णव की गणना एकदम सटीक है। इस बात ने ये साबित कर दिया, इस वजह से विश्वास दुगना हो गया। महामाया बोली, हाँ हाँ, आप ही ठीक कहते हैं गुरुदेव। राधा की तनख्वाह बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आप आशीर्वाद दीजिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए। बहुत दानी लड़के ने जन्म लिया है। विद्या, गुण, समृद्धि, कला, इन सब में निपुण होगा ये लड़का। मेरी बातों को मिला लेना, देख लेना तुम सब। सब बातें बहुत विस्तृत से उल्लेख किया हुआ है, पर अभी राधा तो निकल रहा है। अभी तो सब कुछ समझाने का समय नहीं है। कोट पैंट पहना राधा माधव घर के दरवाजे पे आया और बोले, मैं अभी निकल रहा हूँ पंडित जी। कृपया करके संध्या के बाद एक बार आइए, इस बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये लो माँ, रामायण। मतलब कि जीवन की आखिरी समय तक क्या होगा क्या नहीं, वो मैंने सब लिपिबंद करके लिख दिया है। तब आप कहाँ रहेंगी, मैं कहाँ रहूंगा। एक दिन मृत्यु हो जाएगी, ये सोचकर महामाया भी कुछ नहीं बोली, बल्कि खुश हुई। नाती पोते के साथ खेल के, उसके साथ रह के एक दिन इस शौकीन दुनिया को छोड़कर स्वर्ग को जाएगी। ये सोच के उसको काफी संतुष्टि मिली। हाथ बढ़ा के कोष्ठी लेके उसके लेखक को धन्यवाद दिया। घुंटू आके अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। चंद्रिका अचानक उसे देखते हुए बोली, भाई को अकेले छोड़कर आ गया? बोला था ना वहीं बैठे रहने को। भाई सो रहा है। जल्दी कोई ऊपर जाओ, बिल्ली वगैरह घुस जाएंगी। कुछ दिनों पहले ही अखबार में पढ़ा था, किसी नवजात शिशु को बिल्ली ने खा लिया था। जल्दी जाओ। वो संभव नहीं है। बिल्ली हिंसक जंतु नहीं है। ओ माँ, माँ, माँ गो ऊपर आओ जल्दी, माँ जल्दी ऊपर आओ, माँ, 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 ओ माँ, माँ गो ऊपर से आओ, जल्दी आओ माँ। चिल्लाने की आवाज से लगा कुछ दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? क्या हुआ? रुक रुक, मैं आ रही हूँ। ये बोल के राधा माधव, महामाया, ज्योतिष अर्णव दौड़ के ऊपर गए और जाके देखा चंद्रिका खड़े खड़े कांप रही है। उसकी आंखों में आंसू है। छोटा बच्चा सोया हुआ है, पर उसकी आंखें एकटक खुली हैं, सांस नहीं ले रहा। और उसकी छाती के ऊपर जो सफेद काथा है, उसके ऊपर छोटे 2 पैरों के निशान, ठीक घुंटू के पैर जैसे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, सब सुन पड़ गए थे। सीढ़ी चढ़ते हुए घुंटू के पैरों की आवाज ऊपर आ रही थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। सो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।